अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेस एकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, फिजिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। तो अभी हम फिजिक्स सेकंड ईयर की जो चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज है उसके शॉर्ट क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बच्चों, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस। एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास और वो किसी रीजन में पास कर रहा है, कहीं से गुजर रहा है। कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। अब पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि क्या उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। बच्चों अब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहता है उस रीजन से। अब यहां पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी और ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, ठीक है। तो पहली तो सिचुएशन यहां पर ये बन रही है कि मैग्नेटिक फील्ड ही इस रीजन में जीरो है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है इस रीजन में, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के पैरेलल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस है। ऐसी सूरत में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या बनेगा? जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए। और बच्चों अगर आप यहां पर जीरो पुट करें तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की जगह जीरो पुट करें। आपको पता है कि साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब है कि अगर वहां पर फील्ड मौजूद है तो फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल और फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। और थर्ड केस ये भी हो सकता है कि फील्ड जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और जो फील्ड है वो आपका है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ऐसी सूरत में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा? 180, और साइन 180 पे भी क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए तीन सिचुएशंस हो सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा था और बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता ही आगे निकल गया। तीन सिचुएशन हमने डिस्कस किए, या तो वहां पर फील्ड है ही नहीं, और अगर है तो या तो वो पैरेलल है उसकी वेलोसिटी की और या एंटी पैरेलल है, इसलिए उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और वो पार्टिकल अपने उसी पाथ में मूव करता हुआ जा रहा है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट में कोई अगर फर्दर आपको कुछ पूछना है, कोई डिस्कशन करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और हम वो टीवी की स्क्रीन के पास लेके आते हैं। जो ही पास लेके आते हैं तो जो पिक्चर है टीवी स्क्रीन पर वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। बच्चों अब तो एलसीडी और एलईडी का जमाना है, बल्कि अब तो एलईडी का जमाना है, ठीक है। ये जो जिस टीवी की बात हो रही है, पुराने जमाने में हमारे पास जो टीवी होते थे सीआरटी, जिसे हम कहते थे, कैथोड रे ट्यूब होती थी उनके अंदर, ठीक है। अभी मैं यहां पर अगर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करता हूं तो बच्चों यूं करके हमारे पास एक कैथोड रे ट्यूब होती थी। उस कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्क्रीन पर आके टकराते थे, स्क्रीन से वो स्ट्राइक करते थे, जिसकी वजह से स्क्रीन से फ्लोरेसेंस की वजह से लाइट निकलती थी और पिक्चर बनती थी। पुराने ज़माने में इस तरह के जो टीवी थे सीआरटी जिसमें होती थी, कैथोड रे ट्यूब्स होती थी। अगर आप एक मैग्नेट यहां लेके आओगे स्क्रीन के पास तो बच्चों ये हो सकता है कि मैग्नेट की वजह से
इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगे और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो पाथ डिफ्लेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे पहुंच रहे हैं वो प्रॉपर ना पहुंच सकें और उसकी वजह से स्क्रीन क्या हो जाएगी, पिक्चर क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाएंगे और पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इज इट पॉसिबल to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate। ठीक है बच्चों, हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, ठीक है, और उस रीजन में हमने एक करंट कैरिंग लूप को प्लेस करना है और इस तरह से प्लेस करना है कि लूप रोटेट ना करे। तो बताइए आप किस तरह से उसे प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यूं समझ लेते हैं कि ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। बच्चों हम यूं समझ लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों हम कॉइल को इस तरह से यहां प्लेस करते हैं, ये देखिए हम कॉइल को इस तरह से प्लेस करते हैं कि कॉइल का जो प्लेन है, ये आप देख रहे हैं, ये कॉइल का प्लेन है, ठीक है, ये कॉइल का प्लेन है और ये फील्ड लाइंस है। बच्चों कॉइल का प्लेन और फील्ड लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, आप इसे यूं समझ सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये कॉइल का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90। और टॉर्क आपको पता है, टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है NAIB और cos अल्फा। बच्चों यहां पे अल्फा आप 90 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा NAIB cos 90 और cos 90 बच्चों 0 होता है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से जो हमारी कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, ये रोटेट नहीं करेगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, how can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space। बच्चों एक करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास और उस कॉइल को हमने यूज करके ये डिटेक्ट करना है कि किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। हम ये करेंगे कि हम कॉइल को डिफरेंट पोजीशन में रख के देखेंगे, हम कॉइल को डिफरेंट ओरिएंटेशन में रख के देखेंगे। हम कॉइल को ऐसे रखेंगे, कॉइल को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, हम हर एंगल पर रोटेट करके देखेंगे, ठीक है। अगर हर तरह की ओरिएंटेशन से कॉइल में रोटेशन पैदा नहीं होती, ठीक है, तो इसका मतलब है वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। और अगर आप ओरिएंटेशन डिफरेंट करें, ओरिएंटेशंस को चेंज करें और किसी भी ओरिएंटेशन पे आके कॉइल में रोटेशन पैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सिंपल तरीका है, आप डिफरेंट पोजीशंस कॉइल की बनाएं, अगर किसी भी पोजीशन पे कॉइल रोटेट होती है, ठीक है, तो मीन वहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, अगर नहीं होती तो वहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। बच्चों एक केमिकल एलिमेंट है हमारे पास, आपको पता है कि केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप के जो एटम्स होते हैं वो होते तो एक जैसे एटम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है, होता है, ठीक है। तो ऐसे आइसोटोप को हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका मेथड बच्चों ये है कि हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं इनटू द पेज, यानी कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ठीक हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड में हम डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं, जिन जो आइसोटोप्स हैं, उनको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। जब उनको प्रोजेक्ट करेंगे, जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगती है QVB साइन ऑफ थीटा। बच्चों ये फोर्स इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो जो ही ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो ये क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हर आइसोटोप जो है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। अब बच्चों यहां डिफरेंट सर्कल्स बन जाएंगे, ठीक है। जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे आइसोटोप्स,
तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इनका पाथ जो है वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको सेंटीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? मैग्नेटिक फोर्स से मिल रही है। इसका मतलब है कि सेंटीपिटल फोर्स जो है दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट्ज फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है बच्चों? mv² ओवर r। और लॉरेंट्ज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है? qvb। और साइन अगर हम 90 ले लें तो ये qvb बन जाएगा। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारे पास बचेगा mv। बच्चों ये r डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये q और b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो बच्चों हमारे पास r इज इक्वल टू mv ओवर qb। अब जाहिर बात है कि चार्ज तो सब पर एक जैसा कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कांस्टेंट रखा है और सेम वेलोसिटी के साथ हमने उनको फील्ड में एंटर किया है। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स हम कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो r है, r प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैस के। इसका मतलब ये है कि जिस आइसोटोप का मास जितना ज्यादा होगा उसके सर्कल का रेडियस उतना ही ज्यादा होगा, उतने बड़े सर्कल में वो रोटेट करेगा। तो इस तरह से चूंकि सर्कल डिफरेंट होंगे तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि जो बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस ज्यादा है वो ज्यादा मास वाला आइसोटोप है, और जिसके सर्कल का रेडियस कम है, जो छोटे सर्कल में रोटेट कर रहा है, वो कम मास वाला आइसोटोप है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12। What should be the orientation of a current carrying coil in a magnetic field so that torque acting upon the coil is maximum या minimum? बच्चों एक हमने कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है और हमने बताना है कि कैसे प्लेस करें कि टॉर्क उसमें मैक्सिमम हो और कैसे प्लेस करें कि टॉर्क उसमें मिनिमम हो। तो बच्चों अगर हम उसको ऐसे प्लेस करें, देखें ये हमारे पास एक्स वाई और z एक्सिस हैं और मैग्नेटिक फील्ड हम सपोज कर लेते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस है। बच्चों अगर हम उसको ऐसे प्लेस करें कॉइल को कि कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी सूरत में हमारा जो टॉर्क है ये बराबर होगा NIAB cos 90, और cos 90 बच्चों जीरो होता है तो टॉर्क जीरो हो गया। इसका मतलब है कि अगर इस कॉइल का प्लेन इन फील्ड लाइंस के, एक्चुअली पहले यहां मैक्सिमम निकालना था टॉर्क, तो मैंने पहले मिनिमम निकाल लिया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा हम इन्वर्ट कर लेते हैं। तो टॉर्क जीरो कब है? अगर हम कॉइल को इस तरह प्लेस करें कि कॉइल का जो प्लेन है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब अगर हम कॉइल को इस तरह प्लेस करें कि कॉइल का जो प्लेन है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल हो, यानी कि कॉइल को हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं जी। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने कॉइल को प्लेस कर दिया। अब कॉइल का जो प्लेन है और फील्ड लाइंस ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो हमारे पास टॉर्क क्या बनेगा? टॉर्क हमारे पास होता है बच्चों NIAB cos अल्फा। अब कॉइल का प्लेन और फील्ड लाइन पैरेलल हैं तो cos जीरो होगा, एंगल जीरो होगा, cos जीरो 1 होता है, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा NIAB। बच्चों ये क्या है? मैक्सिमम टॉर्क, और ये क्या है? मिनिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम कब होगा? जब कॉइल का प्लेन पैरेलल होगा फील्ड लाइंस के, और मिनिमम कब होगा? जब कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर होगा फील्ड लाइंस के। जी बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। एक हमारे पास कॉइल है, एक लूप ऑफ वायर है। ठीक है, उसको हमने क्या किया है? एक मैग्नेट के दरमियान में, यानी कि दो हमारे पोल्स हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके दरमियान हमने इस तरह से सस्पेंड किया है कि कॉइल का जो प्लेन है वो पोल फेसिस के पैरेलल है। कॉइल का प्लेन और पोल फेसिस जो है वो पैरेलल, यानी कि कॉइल इस तरह से हमने सस्पेंड किया है। ये देखें हमारे पास यहां पर ये नॉर्थ पोल है और यहां पर हमारे पास ये साउथ पोल है। ठीक है, और इनके दरमियान हमने कॉइल सस्पेंड किया बच्चों। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और ये हमने कॉइल दरमियान में रखा है। बच्चों कॉइल इस तरह से हमने रखा है कि कॉइल का जो प्लेन है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। इन पोल्स के पैरेलल जरूर है लेकिन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये हमने कॉइल इस तरह से रखी है। ठीक है, अब जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है? वो इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वो कहते हैं कि अगर इस कॉइल में से हम AC करंट गुजारें और DC करंट गुजारें तो बताएं क्या होगा। बच्चों कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा। बच्चों अब कॉइल का प्लेन और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, इस तरह से फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है,
कॉइल का प्लेन और फील्ड लाइंस क्या हैं, वो परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, NIAB cos 90, और cos 90 बच्चों क्या होता है, जीरो होता है, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। अब चाहे AC करंट गुजारें या DC करंट गुजारें, दोनों सूरतों में हमारा कॉइल में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों होनी चाहिए। बच्चों एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। अब यहां पर हम कोई सर्किट बना लेते हैं, हमारे पास एक सिंपल सर्किट यहां हम कोई बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है और इसमें हमने करंट मेजर करना है इस सर्किट का, तो यहां पर हमने एमीटर लगा दिया। बच्चों एमीटर जो है आप देख लें रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, ठीक है, तो सारे का सारा करंट एमीटर में से गुजरना चाहिए, तभी हम करंट मेजर कर सकेंगे। अगर एमीटर की रेजिस्टेंस हाई होगी तो ये लोड बन जाएगा और करंट कंज्यूम कर लेगा। अगर ये करंट कंज्यूम कर लेगा तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब करंट डिक्रीज हो गया तो करंट की मेजरमेंट तो ठीक नहीं आएगी। इसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए कि ये सर्किट के करंट को कंज्यूम ना करे, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और एक आइडियल जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस तो जीरो होती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई द वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। बच्चों वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई क्यों होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं। वोल्ट मीटर जो है हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसे जिस कंपोनेंट के अक्रॉस हमने लगाना होता है इसको हम हमेशा लगाते हैं पैरेलल। ठीक है, इस तरह से, मतलब इस कंपोनेंट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इस सर्किट में, तो इस सर्किट में हमने इसको रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा दिया। ठीक है बच्चों, अगर इसकी रेजिस्टेंस होगी कम वोल्ट मीटर की तो क्या होगा, यहां से कुछ करंट जो है वो वोल्ट मीटर की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये सर्किट से करंट ड्रॉ कर लेगा। अगर ये सर्किट से करंट ड्रॉ कर लेगा तो सर्किट का टोटल करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट सही नहीं होगी। इसलिए इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ये सर्किट से करंट ड्रॉ ना करे। अगर ये करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को सही सही मेजर कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई बात अभी भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।